नमस्कार। आज की परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साथी प्रदीप कुमार और आज आप सभी को जैसे जानकारी आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस के मौके पे हमने एक परिचर्चा का आयोजन किया है जिसमें आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, हमारे बड़े भाई और रिसर्च के बाद एक और रिसर्च करने वाले डॉक्टर दिनेश कुमार। आपका स्वागत है सर। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है आज हिंदी दिवस और हिंदी दिवस के अवसर में हमें फिर से कहा है कि आप याद करें, भाषा को याद करें जिस भाषा से हमने बचपन से अभी तक अपनी पढ़ाई और हम पले बड़े हैं, हमें परवरिश हुई है। तो भाषा की समझ जो हमारी है वो कहाँ से आती है, हमें भाषा की आवश्यकता कैसे पड़ती है। हमें एक जो हम सामान्यतः अपने सवाल करते हैं अपने टीचर से तो जवाब मिल जाते हैं लगभग सवालों के, लेकिन भाषा की आवश्यकता क्यों होती है, ये इस तरीके के जो दार्शनिक सवाल हैं। और इसलिए मुझे लगा कि इस सब के लिए आप ज़्यादा बेहतर मतलब रिसोर्स पर्सन हमारे हैं, तो हमें सबसे पहले आप इस सवाल के बारे में कुछ बताएं कि हमें भाषा की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है। भाषा पूरी प्रकृति में अंतर्निहित एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा हर जीव अपने से संबंधित जीव या इस संसार के साथ एक कम्युनिकेशन, एक जो संप्रेषण स्थापित करता है। तो संप्रेषण करने की क्षमता प्रकृति में सभी जीवों में है और प्रकृति के कण कण एक दूसरे के साथ अपने आप को एक संप्रेषण की प्रक्रिया में बनाए रखता है। तो ये प्रकृति की ही अंतर्निहित क्षमताएं हैं जिसको जीव अपने के द्वारा, जीव कई ढंग से, कई भाषाओं के द्वारा, कई भाव भंगिमाओं के द्वारा, कई क्रियाओं के द्वारा अपनी जो भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त करती हैं। तो मनुष्य की जो कम्युनिकेशन करने की जो क्षमताएं हैं, जो संप्रेषण करने की क्षमता है, उसमें भाषा का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि 90% जो मनुष्य की संप्रेषण की क्षमता है या जिस प्रकार से मनुष्य संप्रेषण करता है अन्य जीवों के द्वारा, उसमें 90% में वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब वो 90% उसके द्वारा अभिव्यक्त की गई कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो भाषाओं में नहीं होती हैं। इसका अर्थ ये है कि भाषा ही केवल मनुष्य के संप्रेषण का एकमात्र माध्यम नहीं है। मनुष्य कई ढंग से और प्रत्येक जीव कई ढंग से अपने आप को अभिव्यक्त करता है और इस तरह से भी इसको समझा जा सकता है कि सब जीवों की या किसी चीज को अभिव्यक्त करने की अनंत भाषाएं होती हैं। तो भाषा जो है, भाषा को ये रिकॉग्नाइज करना कि यही लैंग्वेज है, एक सर्टन एक फॉर्मेट ऑफ कम्युनिकेशंस को एक लैंग्वेज के रूप में देखना, ये हमारी सीमाएं हो सकती हैं, परंतु ये भाषा की सीमाएं नहीं है। क्योंकि भाषा कोई शब्दों में ही कही गई बात नहीं है, कई भावों के द्वारा कही गई बात भी एक तरह से वो किसी क्रिया को या किसी घटना को अभिव्यक्त करने का एक ढंग या संप्रेषण करने का एक तरीका हो सकता है। तो भाषा जो है, भाषा की जरूरत हमें स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए या जो भी हमारे सामने जो प्रकृति अभिव्यक्त कर रही है या जो व्यक्ति हमारे सामने अपनी बात को अभिव्यक्त करना चाहता है उनकी बातों को समझने के लिए। तो भाषा एक 2 डायमेंशनल प्रोसेस है। इसमें हम देखते हैं 2 डायमेंशनल प्रोसेस कहने का अर्थ ये है कि भाषा में हम चीजों को समझते भी हैं और भाषा में हम चीजों को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त भी करते हैं। तो ये द्विदिशीय प्रक्रिया है, द्विआयामी प्रक्रिया है भाषा। भाषा की आवश्यकता संप्रेषण के लिए मुख्यतः होती है और प्रत्येक जीव, प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक जीव अपनी भाषा पद्धति का निर्माण करते हैं और अपनी भाषा के अनुरूप अपनी अनुभव, अनुभूतियां और अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त करते हैं। तो भाषा संप्रेषण करने की एक अनिवार्य एक साधन है हमारे पास, जिसके द्वारा हम घटनाओं को न केवल समझते हैं बल्कि हम उन्हें अभिव्यक्त करने की एक योग्यता भी प्रदान करती है। बहुत ही आपने अच्छा जवाब दिया और आपने जैसे बात कही थी कि सिर्फ जो वर्बल टॉक हमारी है वही सिर्फ एक भाषा का माध्यम जो है वो नहीं है। जैसे इससे मुझे याद आया कि चार्ली चैपलिन का एक कोट है, उन्होंने कई, आपने भी देखा है, हम सभी ने देखा बचपन में कि उनकी जितने भी फिल्में होती थी उनमें वो मूक फिल्में किया करते थे जिनमें
बिना किसी भाषा के, और वो संवाद कर रहे होते थे अपने ऑडियंस से। और मैं कहता हूँ कई बार कि वो बोलने की अपेक्षा बिना बोल के ज्यादा संवाद कर लेते थे। ये बात उन्होंने भी एक बार अपने कोट में कही कि जिस दिन सिनेमा को भाषा आ गई, जिस दिन भाषा मिल गई, उस दिन लगा कि जैसे मैं गूंगा हो गया। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि भावनाएं कभी झूठ नहीं बोलती। ये बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है हिंदी साहित्य में कि यदि आपको किसी के भीतर के सत्य को समझना हो तो आप उनकी आंखों के भीतर जाकर देखिए। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। भाषाएं झूठ बोल सकती हैं लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। तो इससे जो हमारा अगला सवाल इस चीज से जुड़ता है कि भाषा की सामर्थ्य शक्ति। पहली बात तो किसी भी भाषा को समृद्ध होना ही चाहिए कि हम अगर अपनी अपनी बातों को शब्द दे के, ध्वनि दे के, और जितना सामने व्यक्ति तक पहुंचा पाए वो तो जरूरी है ही। उसके अलावा जो नहीं पहुंचते उनके लिए हम दूसरे माध्यमों का भी उपयोग करते हैं। तो भारत भाषा की जो सामर्थ्य शक्ति है, आप उसके बारे में कुछ अपने विचार। भाषा की सामर्थ्य शक्ति को लेकर के बहुत गहरा विचार विशेष करके पाश्चात्य दर्शन में तो हुआ ही है, भारतीय दर्शन में भी हुआ है। पाश्चात्य एक बहुत प्रमुख दार्शनिक हुए जिनका नाम विटगेन्स्टाइन है, जिन्होंने भाषा सिद्धांत और चित्र सिद्धांत के द्वारा भाषा की सामर्थ्य शक्ति के बारे में बात करते हैं। जैसे आप मानिए कि एक व्यक्ति जीवन भर संगीत सीखा है। संगीत सीख करके उन्होंने अपनी सारी संगीत की जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, उसको यदि वो किसी संगीत प्रतिलिपि में रूपांतरित कर देता है, तो प्रतिलिपि में रूपांतरित करने के लिए क्या क्या अनिवार्य योग्यता भाषा में होनी चाहिए जिससे आप अपनी किसी कला को भी भाषा में लिपिबद्ध कर सकते हैं। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यहाँ पर विटगेन्स्टाइन कहते हैं कि उसके लिए 3 फैक्टर्स का होना बहुत जरूरी है जिससे आप अपनी किसी भी कला या किसी भी घटना को भाषा में लिपिबद्ध कर सकते हैं। पहला ये है कि जिस प्रकार के स्वर होंगे, जैसे संगीत की घटना, संगीत की कॉन्टेक्स्ट में अगर लें हम, किसी संगीत को लिपिबद्ध करने के लिए, संगीत लिपि में प्रतिबद्ध करने के लिए आप देखेंगे कि संगीत का जो स्वर होगा उस स्वर को भाषा में कहने के लिए भाषा में जो शब्द चुना जा रहा है और संगीत के जो स्वर हैं उनमें एक रूपता होनी चाहिए। और संगीत के जो स्वर जिस अनुक्रम में एक दूसरे से बंधे हुए हैं उसी अनुक्रम में भाषा में एक तार्किक संबंध होने चाहिए। भाषा के भी जो शब्द हैं वो एक दूसरे से उसी अनुक्रम में बंधे हुए होने चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है कि भाषा और संगीत दोनों के बीच एक आइडेंटिटिकल रिलेशन होना चाहिए। मतलब दोनों में तादाद में होने चाहिए। एग्जैक्टली भाषा जो है संगीत को कॉपी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। यदि इन तीनों अनिवार्य योग्यताओं को कोई भाषा पूरा करता है तो किसी भी कला या किसी भी घटनाओं को भाषा में पूरी तरीके से रूपांतरित करने की क्षमता होती है। यानी भाषा किसी पूरी बर्टन रसेल कहता है कि भाषा जो है पूरे विश्व का एक दर्पण है। भाषा में हम पूरे विश्व को देख सकते हैं। वो इस प्रकार का दर्पण है। यदि भाषा में पूरे विश्व को कोड किया जाए तो समस्त घटनाओं, समस्त तथ्यों को भाषा में देखा जा सकता है। तो भाषा विश्व का दर्पण है, बर्टन रसेल की ये बहुत प्रसिद्ध कोट है। तो ये विटगेन्स्टाइन की जो बात है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप जीवन भर संगीत की कला में अपने आप को महारत हासिल किए हैं, स्वयं महारत हासिल किए हैं, लेकिन आपको जीवन भर कोई ऐसा शिष्य नहीं मिला जिसको आप जीवन में ही सिखा सकें। तो आपने क्या किया, अपनी पूरी कला को भाषा में रूपांतरित कर, संगीत लिपि में रूपांतरित करके यदि आप दुनिया से चले भी जाते हैं और हजारों वर्षों बाद भी अगर कोई शिष्य जो उस भाषा को समझ सकता है, संगीत प्रतिलिपि को समझने की योग्यता जिसमें है, भाषाई योग्यता जिसमें है, वो उस भाषा को पढ़कर वही संगीत पैदा कर सकता है जिस संगीत में आप महारत हासिल किए थे। उस संगीत को सीख सकता है हजारों सालों बाद आपके न होने पर भी। तो भाषा का इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि वो ज्ञान, घटना, समझ को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में रूपांतरित कर सकता है ना, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य तक स्थानांतरित कर सकती है। तो भाषा इतनी महत्वपूर्ण योग्यता रखने वाली एक चीज है जो न केवल
न केवल घटना या क्षमताओं को स्थानांतरित करती हैं, बल्कि वो एक भाषा ही एक ऐसी प्रकार की योग्यता को अपने अंदर पैदा करते हैं जो आपकी सृजनात्मक क्षमता को अनंत अनंत रूपों में बढ़ा देती है, अनंत अनंत गुना बढ़ा देती हैं। तो भाषा की स्किल्स का होना स्वयं की अनुभूति के लिए भी जरूरी है, ताकि आप सांसारिक प्रक्रियाओं को समझ पाएं, और स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए, और ये दो महत्वपूर्ण आयाम होते हैं किसी मानव चेतना के विकास के। पूर्ण बात आपने कही कि संप्रेषण के लिए अगर हमारे पास कोई नहीं है और हम अपनी कला को या जो भी हमारी पूंजी है जो हमने कमाया है ज्ञान के रूप में, अगर हम उसे लिपिबद्ध कर पाए तो एक भाषा के रूप में वो कैसे एक दूसरे व्यक्ति तक, और हो सकता है कि अगली दूसरी सभ्यता तक पहुंच जाए चीजें। जैसे इतिहास देखते हैं हम कि मेसोपोटामिया की लिपि हमें मिलती है, सिंधु घाटी की मिली है, वो बात अलग है कि हम इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आज मैंने व्यक्तिगत रूप से आपसे सीखी है। और हाँ, मैं दरअसल जो हमारा आज का विषय था, विषय जो भाषा निकल के आया है उसका स्रोत आज के हिंदी दिवस से निकल के आता है। तो मैं थोड़ा सा ये चाह रहा था कि ये फिलोसॉफिकल जो आपने उसका एक रूप बताया है, इसके अलावा मैं बात करूँ थोड़ा हिंदी के ऊपर भी, कि आज हम देख रहे हैं लगभग 1949 में संविधान सभा में इस बात को स्वीकार किया गया कि हिंदी वो एक राजकीय भाषा हो सकती है जो पूरे देश को एक संप्रेषण के स्तर पे और कम्युनिकेशन के स्तर पे आपस में जोड़े। तो तब से 14 सितंबर 1949 से हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता रहा है। लेकिन हिंदी के साथ कुछ और भी चीज़ें, कुछ समस्याएं भी आई, पूरे देश में विवाद भी कुछ हुए। अब मैं कुछ ऐसे मुद्दों को छूऊंगा, तो मैं थोड़ा उस पर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि भाषाई श्रेष्ठता का जो बोध है एक आम जन के अंदर, आम जन ऐसे ही होता है, आम जन कोई आदर्श पुरुष नहीं होता है, आम जन हमारे बीच का ही एक आदमी होता है जिस थोड़ा सा चोरी भी कभी कर लेता है, तो कभी वो कोई चोरी भी कर लेता है। तो वो आम आदमी जो एक अपना जीवन जी रहा है और वो अपने मन में एक बोध रखता है कि उसकी भाषा ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, तो ऐसे एक व्यक्ति को आप किस तरीके से उसे शिक्षित करना चाहेंगे और भाषा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? निश्चित रूप से जिस भाषा से एक जन्म से ही हमारा जो जुड़ाव होता है, उस भाषा के प्रति एक व्यक्ति का बहुत आदर और सम्मान का होना बहुत स्वाभाविक है, और उसकी श्रेष्ठता का एक बोध होना भी मतलब एक प्राकृतिक रूप से कहा जाए तो ठीक भी है, क्योंकि वो उसी भाषा में ही सभी चीजों को समझता है, उसी भाषा में ही सभी चीजों को, अपनी सारी भावनाओं को, सारी वेदनाओं को अभिव्यक्त भी करता है, अपनी सारे ज्ञान और सारी समझ को अभिव्यक्त भी करता है। तो उस भाषा के प्रति उसका एक मतलब श्रेष्ठतम का जो बोध है वो मतलब गलत नहीं कहा जाएगा, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रत्येक भाषा जो होती है, जो लैंग्वेज जिसको हम लोग बात कर रहे हैं, जो ग्रामेरियन लैंग्वेज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस लैंग्वेज की जो कंस्ट्रक्शन की जो प्रोसेस है, जो निर्माण की प्रक्रिया है, वो बहुत समय से गुजरती हैं। संस्कृति और सभ्यताएं अपनी जरूरत और आवश्यकताओं के अनुरूप जो है उस भाषा का विकास करती हैं। अनुभूति और अभिव्यक्ति के अनुसार से उन भाषाओं में रूपांतरण होता है और भाषाओं का भी मूल्यांतरण होता है समय के साथ, और भाषा जो है विभिन्न चरणों से गुजरते हुए विकसित होती हैं, अपनी कमियों को पहचानती हैं, विकसित होती हैं, नए नए अर्थों को धारण करती हैं। तो जैसे जैसे जिस सभ्यता में भाषा का मतलब मल्टी डायमेंशनल यानी विविधतापूर्ण उपयोग होता है, उस उतनी अर्थगर्भिता होती है, यानी उस भाषा को उतना ही विकसित कहा जा सकता है। तो कई ट्रेडिशंस होते हैं जिसमें सांस्कृतिक एक समृद्धता होती है, क्योंकि वो उतने ढंग से अपने आप को अभिव्यक्त करती हैं। सांस्कृतिक समृद्धता का अर्थ यह है कि वो कई ढंग से अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकता है ना। तो ये एक भाषाई समृद्धता भी इसको कही जा सकती है, क्योंकि भाषा भी अभिव्यक्त करने की ही एक कला का नाम है ना। तो इस तरह से देखते हैं तो कई जो ट्रेडिशंस हैं वो बहुत रिच हैं इस मामले में, सांस्कृतिक रूप से रिच हैं, और कुछ ट्रेडिशंस हैं जो सांस्कृतिक रूप से उतने रिच नहीं हैं, जैसे कंबोडियंस और ट्राइबल सोसाइटीज हैं। वहां पर हम देखते हैं कि वो उनके पास अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत सीमित ढंग से ये सीमित भाषाएं ही होती हैं,
या सीमित ढंग से ही अपने भावों को अभिव्यक्त कर पाती हैं। लेकिन जो विकसित संस्कृतियां हैं वहां पर हम देखते हैं कि वो कई ढंग से, नृत्य की बहुत सारी कलाओं का विकास हो सकता है, म्यूजिक की, गायन का बहुत सारी कलाओं का विकास हो सकता है। इसी प्रकार से और भी कई कई आयामों में वो अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए अपनी संस्कृति और सभ्यता को विकसित करती है। तो जिस संस्कृति और सभ्यता का विकास जितना अधिक होता है, उसकी भाषा भी उतनी ही समृद्ध कही जा सकती है, उसका भाषा उतना ही अस्तित्ववान मानी जा सकती है। तो लैंग्वेज को लेकर के लेकिन फिर भी इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी की जो कॉम्प्लेक्स एक इंसान के दिमाग में बन जाता है, वो मतलब ठीक नहीं है। ठीक नहीं है इस सेंस में कि एक ट्राइबल भी ठीक है, उनकी रिचनेस उतनी नहीं है, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता उसकी विकसित नहीं है, लेकिन एक मातृभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो वो उसके लिए भी उतना ही बड़ा माध्यम है जितना बड़ा माध्यम एक वैज्ञानिक के लिए वैज्ञानिक भाषा होती है। तो सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बात तो वहां पर नहीं होती है, क्योंकि फंडामेंटली अगर हम देखें तो हम लोग आज जो हम लोगों के पास कम्युनिकेशन का माध्यम है, मैं अगर हिंदी में आपसे कोई संवाद कर रहा हूँ, आप भी हिंदी में वहां से कह रहे हैं, लेकिन दोनों को जोड़ने वाली जो हमारे पास एक जो टेक्नोलॉजी है वो जो है द्विभाषी है ना, वो 0 और 1 में बात कर रही है, और एक तरह से हमारा कम्युनिकेशन पूरी तरीके से संप्रेषण की प्रक्रिया ही संपन्न केवल 2 प्रकार के अल्फाबेट्स के कारण हो रही है ना, 2 डिजिट से हमारी जो संप्रेषण पूरा हो रहा है। तो एक तरह से देखें कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो मेरी श्रेष्ठता है, लेकिन मेरी लैंग्वेज ही किससे पूर्ण हो रही है, किसी अदर 2 डिजिट्स लैंग्वेज के द्वारा पूरी हो रही है ना। तो लैंग्वेज की जो सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी की जो बात है वो एक तरीके से मतलब ठीक नहीं है। सभी लैंग्वेज जो है इम्पोर्टेंट है, और जो भी उस लैंग्वेज को धारण करता है उसको उसकी अभिव्यक्ति करने की एक योग्यता प्रदान करती है। आपके जवाब के बाद जो मैं बात करने वाला हूँ, मैं उस विडंबना पे बात करना चाहता हूँ कि एक तरफ हिंदी को प्रमोट करने के लिए कार्यक्रम सरकारों की तरफ से होते हैं, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि रोज इस देश में ऐसे स्कूल जो कि हिंदी मीडियम में वो रोज बंद होते हैं। तो यहाँ क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए सरकारों को? इस पे हमें अपने एक सांस्कृतिक और जो नैतिक जो हमारे उत्तरदायित्व है कि हम जिस संस्कृति में हमारा विकास हुआ है, हमारी पीढ़ियों का विकास हुआ है, गुजरी हुई पीढ़ियों का जो विकास हुआ है, हमारी विकास हो रही है, हम उस धारा से खुद को ही तोड़ रहे हैं। मैंने ये देखा है कि एक जो मौलिक चिंतन की जो प्रक्रिया है, मनुष्य अपनी मातृभाषा में जितने बेहतर तरीके से कर सकता है, उतने बेहतर तरीके से वो अन्य एक्वायर्ड जो अदर जो लैंग्वेजेस हैं उस पर करना कठिन होता है। निश्चित रूप से इसके अपवाद हो सकते हैं कि कुछ लोग जो है दूसरे भाषाओं में भी इतने पारंगत हो सकते हैं, लेकिन जो मौलिक चिंतन की प्रक्रिया में ये देखा गया है, हम लोग देखते हैं कि यूरोपियन जितने भी फिलोसफर्स हैं वो सारे फिलोसफर्स अपने मदर टंग्स में अपनी जो मौलिक चिंतन की प्रक्रिया को विकसित करते हैं। तो ये जो लैंग्वेज का एक जो फोबिया है कि हम बच्चों को उसकी जो मूल धारा है जिससे उसकी चेतना ने पहली बार शब्द में अपनी भावों को कहना शुरू किया है, उस मूल धारा से ही तोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक इंटेलिजेंस में करप्शंस है। ये इस तरह की करप्शंस हैं कि हमने उसकी मूल धारा से ही अगर हम उसको तोड़ देंगे तो मौलिक चिंतन की प्रक्रिया वो सीखेगा सारी चीजों को, कैसे विचार किया जाता है, इंग्लिश में कैसे सोचा जाता है, कैसे इमेजिनेशन किया जा सकता है, तो वो हम उसको ट्रेन तो कर सकते हैं, पर जो उसका जो लैंग्वेज का जो रियलाइजेशनल एबिलिटी है हम उसको एनहांस नहीं कर पाएंगे, जो कि उसकी मदर टंग नहीं होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो जो एक जो फोबिया है हमारे अंदर कि हम इंग्लिश में सीखते हैं, लैंग्वेज इज अ मीडियम टू लर्न एंड एक्सप्रेस टू योरसेल्फ, है ना, तो इसको इसी तरह से ही देखी जानी चाहिए। इसको कोई सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी की तरह देखना एक भ्रामक ढंग है लैंग्वेज को देखने का या ऑब्जर्व करने का। ये निश्चित रूप से हमने देखा है कि अभी की जो समसामयिक जो हमारा दौर है इसमें इंग्लिश जो है, अंग्रेजी की जो एक चारों तरफ एक जो डोमिनेंस पैदा हुआ है पूरी हमारे विश्व में, कि हमारे जो लैंग्वेजेस हैं, जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज की डिमांड करता है। अब इंटरनेशनल लैंग्वेज वहां पर जरूरी भी है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के राष्ट्रों से लोग जुड़े हुए लोग वहां पर आएंगे तो आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाएंगे तो एक कंपनी को कैसे चलाएंगे। तो वहां पर इसकी अनिवार्यता समझ में आ रही है। लेकिन फिर भी अब हम एक नए दौर में
प्रवेश कर रहे हैं, जिसको एआई का दौर कह सकते हैं हम लोग, जहाँ पर लैंग्वेज की कम्युनिकेशन के लिए आपके पास सिंपल सी एक मशीन होनी चाहिए, माइक्रोफोन, दूसरा माइक्रोफोन उसको ट्रांसलेट करके सुना सकता है। तो लैंग्वेज को इतना बड़ा बैरियर मानना अब मतलब मूर्खता होगी जब हम एआई के दौर पर जा रहे हैं। एआई के दौर में जब प्रवेश कर चुके हैं, किसी चीज को समझना है या एक्सप्रेस भी करना है, बोथ टर्म्स के लिए हमें जो एआई हमें एक ऐसे टूल्स प्रोवाइड कर रही हैं जहां पर हम लैंग्वेज के बैरियर को तोड़ सकते हैं, और दो ऐसे लोग जो एक दूसरे के लैंग्वेज को नहीं जानते हैं उनके बीच भी संप्रेषण की क्षमता को हम विकसित कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि लोग उसी हिसाब से चीज़ों को समझेंगे, सीखना चाहेंगे जो मार्केट डिमांड करेगा। अब ऐसे ही लोगों को अगर काम मिलेगा जो एक या दो से ज़्यादा भाषाओं में पारंगत हैं, जो अंग्रेजी में अपनी निपुणता रखते हैं, तो लोग अपनी प्रेरणा ही उसे बनाएंगे कि उन्हें सीखना वो भाषा है। हम जब देखते हैं कि एक इस तरीके का हुआ जैसा बना दिया जाता है कि जब अंग्रेजी में कोई बच्चा जब आप लिख रहा है तो आईएएस में सिलेक्शन हिंदी से कम होते हैं, अंग्रेजी से एकदम अनुपात में ही बहुत ज़्यादा अंतर है। तो समस्याएं कई जगहों पे हैं, और हो सकता है कि बहुत जल्द सरकारों के इस तरीके के प्रयासों से कि इस समस्याओं का समाधान हो। और बाकी आपसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज प्राप्त हुई, और जैसे ही मौका मिलेगा फिर आपको कभी आमंत्रित करेंगे।